गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आइए कुछ करेंट अफेयर्स, जो 9 अगस्त के करेंट अफेयर्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया ने वाइट हाउस शिखर सम्मेलन में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। कह रहा है कि अजरबैजान और आर्मेनिया ने व्हाइट हाउस शिखर सम्मेलन में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। काकेशस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक सफलता में अजरबैजान और आर्मेनिया के नेताओं ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे विवादित नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर दशकों से चली आ रही दुश्मनी का औपचारिक अंत हो गया। यह बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेज़बानी में हुई। इस समझौते का उद्देश्य लड़ाई को हमेशा के लिए समाप्त करना और दोनों देशों के बीच स्वतंत्र यात्रा, व्यापार तथा कूटनीतिक संबंधों का मार्ग प्रशस्त करना है। अजरबैजानी राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पशिनियन ने हस्ताक्षर के बाद हाथ मिलाया। ट्रंप ने इस अवसर को काफ़ी समय से प्रतीक्षित और ऐतिहासिक करार दिया। पृष्ठभूमि: दर्शकों का संघर्ष। अजरबैजान आर्मेनिया संघर्ष की जड़ें 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में हैं, जब दोनों देशों ने नागोर्नो काराबाख को लेकर एक खूनी युद्ध लड़ा था। यह अजरबैजान के क्षेत्र में स्थित एक जातीय रूप से आर्मेनियाई बहुल इनक्लेव है। 1994 में युद्ध विराम होने के बावजूद आने वाले वर्षों में हिंसा बार बार भड़कती रही और 2020 के दशक की शुरुआत तक भी कई घातक झड़पें हुई। हालिया वार्ताओं में सबसे बड़ी अड़चन नख्चीवान कॉरिडोर रही है, एक ऐसा मार्ग जो मुख्य भूमि अजरबैजान को उसके स्वायत्त नख्चीवान एन्क्लेव से जोड़ेगा, जो आर्मेनियाई क्षेत्र द्वारा अलग थलग है। अजरबैजान लंबे समय से इस परिवहन संपर्क की मांग करता रहा है, जबकि आर्मेनिया इस पर नियंत्रण बनाए रखने पर अड़ा रहा। शांति समझौते की प्रमुख शर्तें। व्हाइट हाउस के अनुसार इस समझौते में शामिल हैं दोनों देशों के बीच सभी लड़ाइयों का अस्थायी अंत, प्रमुख परिवहन मार्गों का पुनः उद्घाटन, जिसमें अजरबैजान और नख्चीवान के बीच एक नया ट्रांजिट कॉरिडोर भी शामिल है, व्यापार, यात्रा और कूटनीतिक संबंधों के विस्तार के लिए संयुक्त प्रयास। कॉरिडोर के निर्माण में अमेरिकी सहायता, जिसे आधिकारिक तौर पर ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी नाम दिया गया है। यह कॉरिडोर पहले भी वार्ताओं में विवाद का केंद्र रहा है। राष्ट्रपति अलीयेव ने एक समय से इसे बलपूर्वक कब्जे में लेने की धमकी दी थी, लेकिन नए समझौते के तहत इसका निर्माण संयुक्त निगरानी और अमेरिकी सहभागिता के साथ होगा, जिससे दोनों देशों के हित सुरक्षित रहेंगे। अमेरिकी कूटनीति और भू राजनीतिक बदलाव। यह शांति समझौता एक बड़े भू राजनीतिक बदलाव का संकेत है। एक सदी से भी अधिक समय से रूस और हाल के वर्षों में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अजरबैजान आर्मेनिया संघर्ष में मुख्य मध्यस्थ रहे। दोनों देशों के बीच पिछला बड़ा समझौता भी मॉस्को की मध्यस्थता में हुआ था। हालांकि इस नए अमेरिकी नेतृत्व वाले समझौते में रूस को काफ़ी हद तक नज़रअंदाज कर दिया गया है। अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों ने रूसी प्रस्तावों को ठुकराकर अमेरिकी प्रायोजित समाधान को चुना, जिससे काकेशस क्षेत्र में वाशिंगटन का प्रभाव मजबूत हुआ। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब ट्रंप अगले हफ्ते अलास्का में पुतिन से मिलने वाले हैं, जिससे इस पूरी कूटनीतिक प्रक्रिया में और भी दिलचस्पी बढ़ गई है। रेलवे ने किया राउंड ट्रिप पैकेज की घोषणा। रिटर्न जर्नी पर मिलेगी 20% की छूट। त्योहारों के मौसम में भीड़ को नियंत्रित करने और पीक यात्रा महीनों में ट्रेनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेल ने एक प्रायोगिक राउंड ट्रिप पैकेज योजना शुरू की, जिसमें वापसी यात्रा के बेस किराए पर 20% की छूट दी जाएगी। इस पहल का उद्देश्य यात्री यातायात को समान रूप से वितरित करना, अंतिम समय की बुकिंग के दबाव को कम करना और त्योहारों के दौरान यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाना है। इस योजना के तहत बुकिंग 14 अगस्त 2025 से शुरू होगी।
आगे की यात्रा ऑनवर्ड जर्नी 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025 के बीच। वापसी यात्रा रिटर्न जर्नी 17 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 के बीच। राउंड ट्रिप पैकेज योजना की मुख्य विशेषताएं। दोनों यात्राओं में वही यात्री। वापसी यात्रा उन्हीं यात्रियों के लिए बुक होनी चाहिए जो आगे की यात्रा में शामिल हों। बुकिंग की समयावधि। आगे की यात्रा 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025 के बीच। ट्रेन की शुरुआत की तारीख। वापसी यात्रा 17 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 के बीच। ट्रेन की शुरुआत की तारीख। अग्रिम आरक्षण अवधि ARP इस योजना के तहत वापसी यात्रा पर लागू नहीं होगी। छूट संरचना। केवल वापसी यात्रा के बेस किराए पर 20% की छूट। पात्रता और शर्तें। दोनों यात्राओं के लिए कन्फर्म टिकट होना आवश्यक। दोनों यात्राओं में एक ही श्रेणी क्लास और वही स्रोत गंतव्य OD जोड़ी होनी चाहिए। सभी श्रेणियों और सभी ट्रेनों विशेष ट्रेनों सहित पर लागू सिवाय फ्लेक्सी किराया ट्रेनों के। इस योजना के तहत बुक किए गए टिकटों पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। दोनों यात्राओं में कोई बदलाव मॉडिफिकेशन की अनुमति नहीं। बुकिंग का तरीका। आगे और वापसी की दोनों टिकटें एक ही माध्यम से बुक करनी होगी। ऑनलाइन IRCTC वेबसाइट या ऐप से। आरक्षण काउंटर। अपवर्जन एक्सक्लूजन। कोई रियायती टिकट पास ट्रैवल कूपन वाउचर या PTO मान्य नहीं होंगे। इन PNRs के लिए चार्ट तैयार होने के समय कोई अतिरिक्त किराया नहीं लिया जाएगा। योजना का उद्देश्य। त्यौहार यात्रा के दौरान अंतिम समय की बुकिंग की भीड़ से बचना। वित्तीय प्रोत्साहन देकर अग्रिम योजना को बढ़ावा देना। पीक त्यौहार तिथियों के बाद वापसी यात्रा सहित दो तरफा ट्रेन उपयोग सुनिश्चित करना। भीड़ को कुछ दिनों में केंद्रित करने के बजाय लंबी अवधि में फैलाना। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम से अब तक 34.13 करोड़ रुपए की आय हुई। केंद्र सरकार ने 8 अगस्त 2025 को राज्यसभा को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने 2014 में अपनी शुरुआत के बाद से अब तक 34.13 करोड़ रुपए की कमाई की गई है। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री L मुरुगन ने बताया कि आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो द्वारा निर्मित यह कार्यक्रम बिना किसी अतिरिक्त खर्च के मौजूदा आंतरिक संसाधनों का उपयोग करता है। उत्पत्ति और पहुंच। पहला प्रसारण 3 अक्टूबर 2014। निर्माण आकाशवाणी द्वारा अपने इन हाउस संसाधनों से। शुरुआत से अब तक की आय 34.13 करोड़। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री को सीधे नागरिकों से जोड़ने के लिए तैयार किया गया है, जिसमें प्रेरक कहानियाँ, सामाजिक पहल और राष्ट्रीय विकास से जुड़े विषय साझा किए जाते हैं। मल्टी प्लेटफॉर्म प्रसारण। मुरुगन ने बताया कि मन की बात भारत और दुनिया भर के दर्शकों और श्रोताओं तक निम्न माध्यमों से पहुंचता है। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर कई भाषाओं में सीधा प्रसारण। दूरदर्शन राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चैनलों पर प्रसारण। DD फ्री डिश 48 आकाशवाणी रेडियो चैनल और 92 निजी TV चैनलों के माध्यम से ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों तक पहुँच। OTT और मोबाइल। प्रसार भारती के वेब्स OTT प्लेटफॉर्म और न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर उपलब्ध है, जिसमें 260 से अधिक आकाशवाणी चैनलों की पहुंच है। डिजिटल और सोशल मीडिया उपस्थिति। कार्यक्रम का दृश्य प्रारूप दर्शकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे साझा देखने का अनुभव और सार्वजनिक चर्चा को प्रोत्साहन मिलता है। यह कार्यक्रम लाइव स्ट्रीम और संग्रहित रूप में उपलब्ध है। YouTube PMO इंडिया ऑल इंडिया रेडियो चैनल, Facebook X प्रोमे ट्विटर और इंस्टाग्राम। प्रसार भारती का PB शब्द न्यूज़ फीड सेवा व्यापक सिंडिकेशन के लिए। सरकार का दृष्टिकोण और प्रभाव। मंत्री ने कहा कि मन की बात अब केवल एक मासिक प्रसारण नहीं रह गया है, बल्कि यह एक समुदाय आधारित संवाद मंच बन चुका है। रेडियो, TV और डिजिटल चैनलों के संयोजन से यह कार्यक्रम राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सामूहिक चिंतन को प्रोत्साहित करता है और सामाजिक अभियानों में जन भागीदारी को बढ़ावा देता है। इंडिया AI और नेशनल कैंसर ग्रिड ने कैंसर देखभाल में AI नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया। इंडिया AI स्वतंत्र व्यवसाय प्रभाग IBD ने नेशनल कैंसर ग्रिड NCG के साथ मिलकर कैंसर AI एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज कैच ग्रांट प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य
कैंसर की स्क्रीनिंग, निदान, उपचार, सहयोग और स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नवाचारों को तेज़ी से आगे बढ़ाना है। यह कार्यक्रम प्रौद्योगिकी डेवलपर्स और क्लिनिकल विशेषज्ञों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, ताकि अत्याधुनिक AI समाधानों को वास्तविक अस्पताल वातावरण में लागू किया जा सके और पूरे भारत में कैंसर देखभाल के परिणामों में सुधार लाया जा सके। वित्तीय संरचना और लाभ। पायलट ग्रांट। चयनित 10 प्रस्तावों में से प्रत्येक को अधिकतम 50 लाख रुपए तक की सहायता। स्केल अप ग्रांट। सफल पायलट प्रोजेक्ट्स को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए अतिरिक्त 1 करोड़ रुपए। सह वित्त पोषण। इंडिया AI और NCG द्वारा संयुक्त रूप से चयनित AI समाधानों को पायलट चरण में NCG के अस्पताल नेटवर्क में लागू किया जाएगा और आगे का विस्तार उनके क्लिनिकल प्रभाव और ऑपरेशनल तैयारी के आधार पर होगा। AI समाधानों के लिए फोकस क्षेत्र। यह चैलेंज उच्च प्रभाव वाले स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों को लक्षित करता है, जैसे AI सक्षम कैंसर स्क्रीनिंग, डायग्नोस्टिक्स और इमेजिंग विश्लेषण, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, रोगी सहभागिता प्लेटफॉर्म, परिचालन दक्षता उपकरण, शोध और डेटा क्यूरेशन टेक्निक। कौन आवेदन कर सकता है? स्टार्टअप और हेल्थ टेक कंपनियां, शैक्षणिक एवं शोध संस्थान, सार्वजनिक और निजी अस्पताल। संयुक्त आवेदन क्लिनिकल लीड अस्पताल चिकित्सक और टेक्निकल लीड तकनीकी नवाचारकर्ता को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। जिम्मेदार AI और डिप्लॉयमेंट तैयारी। कार्यक्रम विशेष ध्यान देता है जिम्मेदार AI विकास पर, समाधानों के क्लिनिकल सत्यापन पर, भारतीय स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकताओं के अनुसार नैतिक कार्यान्वयन पर। आवेदन की अंतिम तिथि और प्रक्रिया। अंतिम तिथि 2 सितंबर 2025। आवेदन का तरीका इंडिया AI और NCG के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। अधिक जानकारी और आवेदन इंडिया AI कैच प्रोग्राम पोर्टल। इंडिया AI और NCG के बारे में इंडिया AI इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय मेटी के डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन DIC के अंतर्गत एक स्वतंत्र व्यवसाय प्रभाग, जिसका उद्देश्य AI का लोकतंत्रीकरण, तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और AI के नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करना है। NCG कैंसर केंद्रों, शोध संस्थानों और स्वास्थ्य संगठनों का एक नेटवर्क जो पूरे भारत में कैंसर देखभाल मानकों को बेहतर बनाने के लिए कार्यरत है। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रस्त का ट्रायल रन किया। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त का सफल परीक्षण संचालन किया है। 4.5 किलोमीटर लंबाई में फैली यह विशाल मालगाड़ी भारत में माल परिवहन को बदलने की क्षमता रखती है, जिससे दक्षता में वृद्धि, टर्न अराउंड समय में कमी और संसाधनों की बचत होगी। परीक्षण दौड़ गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन, चंदौली, उत्तर प्रदेश से गढ़वा, झारखंड के बीच आयोजित की गई, जिसमें 209 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 10 मिनट में औसतन 40.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय की गई। रुद्रास्त की मुख्य विशेषताएं। लंबाई 4.5 किलोमीटर, एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी, वैगन कुल 345, इंजन कुल 7, 2 सबसे आगे और प्रत्येक रैक में हर 59 बोगियों के बाद एक इंजन। लोड क्षमता प्रति वैगन 72 टन। कॉन्फ़िगरेशन 3 लॉन्ग हॉल रैक को जोड़कर तैयार, जिनमें से प्रत्येक 2 मानक मालगाड़ियों को जोड़कर बना। गति परीक्षण के दौरान औसतन 40.5 किलोमीटर प्रति घंटा। उद्देश्य और परिचालन लाभ। पूर्व मध्य रेलवे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल DDU से धनबाद मंडल तक नियमित माल परिवहन के लिए यह परीक्षण रास्ता खोलता है। इसके लाभ होंगे तेज़ी से लोडिंग और माल की शीघ्र डिलीवरी, रेलवे लॉजिस्टिक्स में सुधार, बड़ी मात्रा में माल ढुलाई के कम ट्रिप, जिससे प्रति टन माल पर ईंधन की खपत कम, मालगाड़ी गलियारों पर भीड़ में कमी, माल परिवहन में समय की बचत, भारी माल पर निर्भर उद्योगों के लिए लागत में कमी। इंजीनियरिंग उपलब्धि। इस ट्रेन की संरचना नवीन कपलिंग तकनीक और सटीक इंजन प्लेसमेंट से संभव हुई, ताकि पूरे ट्रेन में समान ट्रैक्शन और ब्रेकिंग पावर मिले। वास्तव में यह मानो 5 मालगाड़ियों को एक के पीछे एक जोड़ा गया हो, इसमें अग्रिम भाग को 2 इंजनों से शक्ति मिलती है। इतनी बड़ी ट्रेन को संभालने के लिए चालक दल, सिग्नल ऑपरेटर और कंट्रोल सेंटर के बीच उच्च स्तरीय समन्वय आवश्यक है, ताकि यह कई स्टेशनों से सुरक्षित तरीके से गुजर सके। GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट, इंक्लूसिव।
जेम ने मनाई 9वीं वर्षगांठ। वित्त वर्ष 2024-25 में हासिल किया 5.4 लाख करोड़ का GMV। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM ने अपनी 9वीं स्थापना दिवस पर एक रिकॉर्ड उपलब्धि दर्ज की। वित्त वर्ष 2024-25 में 5.4 लाख करोड़ रुपए का सकल माल मूल्य GMV हासिल किया। 2016 में शुरू किया गया GEM पारदर्शी, समावेशी और कुशल सार्वजनिक खरीद को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। यह भारत का प्रमुख डिजिटल खरीद प्लेटफॉर्म बन चुका है, जो विविध विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को सरकारी खरीदारों से जोड़ता है। 9 वर्ष की वृद्धि और समावेश। पिछले 9 वर्षों में GEM ने जो उपलब्धियां हासिल की है, उनमें शामिल है 1.5 लाख महिला प्रधान उद्यमों का पंजीकरण, स्टार्टअप्स और स्वयं सहायता समूह SHGs का ऑनबोर्डिंग, कारीगरों और सूक्ष्म व लघु उद्यमों MSEs का जुड़ाव। इन प्रयासों ने GEM के उस मिशन को मजबूत किया है जिसका उद्देश्य ग्रामीण कारीगरों से लेकर टेक स्टार्टअप्स तक सार्वजनिक खरीद को सभी के लिए सुलभ बनाना है। स्थापना दिवस 2025 थीम और सुधार। 9वें स्थापना दिवस का आयोजन ईज, एक्सेस एंड इंक्लूजन थीम के तहत किया गया, जिसमें विक्रेता भागीदारी बढ़ाने के लिए कई प्रमुख सुधार घोषित किए गए। विक्रेताओं के लिए कॉशन मनी की समाप्ति, वेंडर असेसमेंट फीस का तार्किक पुनर्गठन, लेन देन शुल्क में कमी, अब 97% ऑर्डर शुल्क से मुक्त। मील के पत्थर पर विशेष कार्यक्रम। इस अवसर पर 2 बड़े कार्यक्रम आयोजित हुए। जेम सेलर संवाद 6 अगस्त को नई दिल्ली स्थित जेम कार्यालय में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभागियों की भागीदारी के साथ जेम मंथन, एक संवाद कार्यक्रम जिसका उद्देश्य अधिक समावेशी और भविष्य उन्मुख खरीद प्रणाली की रणनीतियों पर चर्चा करना था। प्रौद्योगिकी आधारित रूपांतरण। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जेम के टेक फर्स्ट दृष्टिकोण को रेखांकित किया। प्रक्रियाओं में सुधार और पारदर्शिता मजबूत करने के लिए AI और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग, बीमा, जनशक्ति और माइन डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस MDO जैसे नए सेवा क्षेत्रों में विस्तार, राज्यों और PSCओं के ऑनबोर्डिंग में सहायता, राष्ट्रव्यापी अपनाने के लिए प्रशिक्षण, डिजिटाइज्ड प्रक्रियाओं के माध्यम से तेज और किफ़ायती खरीद नीतियों में स्थिरता पर फोकस। तो जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो जेम ने मनाई 9वीं वर्षगांठ। आधार चेहरा प्रमाणीकरण से जुलाई में हुआ 19.36 करोड़ का लेन देन। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आधार चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक के लिए एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड की घोषणा की है, जिसके तहत जुलाई 2025 में 19.36 करोड़ लेन देन दर्ज किए गए। यह पिछले वर्ष इसी महीने के दौरान 5.77 करोड़ लेन देन से एक महत्वपूर्ण छलांग है, जो सेवाओं का लाभ उठाने और प्रदान करने के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में तेज़ी से अपनाए जाने को दर्शाता है। रिकॉर्ड का महीना। वर्ष दर वर्ष वृद्धि। जुलाई 2024 के 5.77 करोड़ से बढ़कर जुलाई 2025 में 19.36 करोड़। माह दर माह वृद्धि। जून 2025 की तुलना में 22% की वृद्धि। एक दिन का रिकॉर्ड। 1 जुलाई 2025 को 1.22 करोड़ से अधिक लेन देन पूरे हुए, जो 1 मार्च 2025 के 1.07 करोड़ लेन देन के पिछले रिकॉर्ड से अधिक है। विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक अपनापन। वर्तमान में 150 से अधिक संस्थाएं, जिनमें सरकारी विभाग, बैंक, टेलीकॉम ऑपरेटर और तेल विपणन कंपनियां शामिल हैं, आधार के AI संचालित फेस ऑथेंटिकेशन का उपयोग सुरक्षित और संपर्क रहित सेवा वितरण के लिए कर रही है। यह तकनीक एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जिससे व्यापक पहुंच सुनिश्चित होती है। सामाजिक कल्याण और सुशासन में उपयोग। इस तकनीक के अपनाने का एक बड़ा कारण इसका राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP में एकीकरण रहा है, जिससे लाभार्थियों को बिना किसी शारीरिक संपर्क के सामाजिक सुरक्षा मिल पा रहा है। जुलाई से अब तक 13.66 लाख NSAP लाभार्थियों ने आधार फेस रिकॉग्निशन का उपयोग करके प्रमाणीकरण किया है। इसके अलावा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के तहत 850 मेडिकल कॉलेज और संस्थान उपस्थिति दर्ज करने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। कर्मचारी चयन आयोग SSC और रेलवे भर्ती बोर्ड RRB जैसे केंद्रीय भर्ती एजेंसियां भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों के सत्यापन के लिए इसका इस्तेमाल कर रही हैं। आधार प्रमाणीकरण सभी माध्यमों से। जब सभी प्रमाणीकरण माध्यमों बायोमेट्रिक्स, OTP और फेस ऑथेंटिकेशन सहित को शामिल किया जाता है, तो जुलाई में आधार ने 221 करोड़ लेन देन दर्ज किए।
जो वर्ष दर वर्ष 3.8% की वृद्धि दर्शाते हैं। आधार ई-केवाईसी प्रणाली, जो बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में ग्राहक सत्यापन को सरल बनाती है, ने इसी महीने 39.56 करोड़ लेन देन संसाधित किए। इससे कागजी कार्रवाई कम हुई और दक्षता बढ़ी। UIDAI के अनुसार फेस ऑथेंटिकेशन लेन देन में आई इस तेज वृद्धि से आधार की बढ़ती भूमिका स्पष्ट होती है। जैसे करोड़ों भारतीयों के लिए एक सुरक्षित डिजिटल पहचान मंच, कल्याणकारी योजनाओं का पारदर्शी वितरण, जिससे लाभ केवल वास्तविक पात्रों तक पहुँचे, निजी क्षेत्र में स्वैच्छिक सेवा पहुँच और ग्राहक ऑनबोर्डिंग को सुगम बनाना, जीवन को सरल बनाना, क्योंकि अब भौतिक दस्तावेज जांच की आवश्यकता नहीं रहती। भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहर। सुरक्षा किसी भी शहर की रहने योग्य होने की क्षमता तय करने वाले सबसे अहम कारकों में से एक है और 2025 में भारत का शहरी सुरक्षा मानचित्र कुछ दिलचस्प पैटर्न दिखा रहा है। मिड 2025 नुम्बेयो सेफ्टी इंडेक्स के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर 67वें स्थान पर है। इसकी सुरक्षा स्कोर 55.8 है। हालांकि राष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार की गुंजाइश अभी भी मौजूद है, लेकिन कुछ शहर सुरक्षा और शांति के प्रतीक बनकर उभरे हैं, जो अपने नागरिकों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल प्रदान करते हैं। ताज़ा रिपोर्ट में मैंगलोर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है। इसके बाद वडोदरा, अहमदाबाद और सूरत का नाम आता है, जो सुरक्षा रैंकिंग में गुजरात की मजबूत मौजूदगी को दर्शाता है। दूसरी ओर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के शहर जैसे दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद अब भी गंभीर सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। नुम्बेयो सेफ्टी इंडेक्स शहरों का मूल्यांकन अपराध दर, कानून प्रवर्तन की दक्षता और सुरक्षा को लेकर जनता की धारणा जैसे कारकों के आधार पर करता है। अधिक सेफ्टी इंडेक्स का मतलब है कम अपराध और बेहतर सार्वजनिक सुरक्षा। एक में है मैंगलोर कर्नाटक 74.2 सेफ्टी इंडेक्स, वडोदरा गुजरात, अहमदाबाद तीसरा, अहमदाबाद गुजरात चौथा, सूरत गुजरात पाँचवा, जयपुर राजस्थान छठा, नवी मुंबई महाराष्ट्र सातवां, तिरुवनंतपुरम केरल आठवां, चेन्नई तमिलनाडु नौवां, पुणे महाराष्ट्र और 10वां चंडीगढ़। मैंगलोर न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी सुरक्षा के मामले में 49वें स्थान पर है। गुजरात ने 3 शहरों वडोदरा, अहमदाबाद और सूरत के साथ सूची में दबदबा बनाया है। दक्षिणी शहर जैसे तिरुवनंतपुरम, चेन्नई और मैंगलोर ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जो बेहतर शहरी शासन और सामुदायिक अनुशासन को दर्शाता है। सिक्के का दूसरा पहलू, जहाँ से शहर सुरक्षा में चमक रहे हैं, वही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR अब भी पिछड़ रहा है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद भारत के सबसे असुरक्षित शहरों में शामिल हैं, जहाँ ऊँची अपराध दर और सुरक्षा संबंधी चिंताएं निवासियों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। वैश्विक स्तर पर आबू धाबी लगातार 9वें वर्ष दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर का ताज अपने पास बनाए हुए हैं। इसकी सुरक्षा रेटिंग 88.8 है। दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में मध्य पूर्व का दबदबा है, जहां दोहा, दुबई और शारजाह भी शीर्ष 5 में शामिल है। दुनिया के टॉप 5 सबसे सुरक्षित शहर: नंबर 1 अबू धाबी, नंबर 2 दोहा कतर, नंबर 3 दुबई संयुक्त अरब अमीरात, नंबर 4 शारजाह संयुक्त अरब अमीरात और 5वां ताइपे तैवान। इस प्रकार से हमने कुछ करंट अफेयर्स को क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। आप सबों का हमारे चैनल के ट्यूटोरियल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत